मेरा नाम गौतम है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने चारों बच्चे बेहद प्यारे हैं और उनके अच्छे कल के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ मंदी चल रही है। मेरी शादी मेरी करीबी रिश्तेदार की बेटी से हुई थी। वो तो बहुत खूबसूरत है मगर जुबान की बहुत तेज है। जो दिल में आता है मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वह सामने वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर ना बोल दिया करो। लेकिन उसे मेरी ये बात समझ ही नहीं आती, बल्कि वो तो मेरी बात को रद्द कर देती है कि वह मुंह फट नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन मुझे उसकी यह आदत बुरी लगती है और अक्सर उसकी बातें नज़रअंदाज करनी पड़ती है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उसे दूर दूर रहने लगा था। इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि सामने वाले को इसकी बात बुरी तो नहीं लग रही। मैं आजकल अपनी दुकान की ग्राहकी कम होने की वजह से बेहद परेशान रहने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है और इसीलिए मैं कुछ बेचैन भी रहने लगा था। इसी तरह रोज के जैसे एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान में सिर्फ मैं अकेला ही था, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी मगर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। गर्मियों के दिन थे तो गर्मी से बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और अब मैं हाथ से पंखा चला रहा था। मेरी नज़र सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहां एक के बाद एक ग्राहक आ रहा था और लोग खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास हर किस्म का कपड़ा था, वह भी अच्छे मियार का। लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम कम ही आते थे। मैं अभी इस दुकान पर नज़रें जमाए बैठा हुआ ही था जब अचानक एक तरफ से फकीरनी आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान सामने वाली दुकान की तरफ था। मेरे दिल में उलझन पैदा हो रही थी कि मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा। उस फकीरनी ने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाबूजी, मुझे कुछ कपड़ा तो दे दो। इसकी तीखी और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और उसे देखता ही रह गया। वह ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। सर को दुपट्टे से ढक रखा था और एक घिसा हुआ पुराना ढीला ढाला सूट पहन रखा था जो गंदा भी था। पाँव में भी पुरानी सी चप्पल थी, जबकि गोरे रंग पर नाक में एक लौंग दमक रही थी जो इसके गोल चेहरे पर बेहद जच रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देख देख कर दिल नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोई खोई देखकर फिर से कहा, ओ बाबूजी, कुछ कपड़ा दे दो। उस फकीरनी की बात सुनकर मैं होश में आकर उसकी तरफ तवज्जो दिया। वो हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा कपड़े, पहले यह तो बताओ कि कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजरें हटाकर मुझे देखा और कहा कि मैं मुस्कान हूँ और एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर उसका बसेरा है, वहाँ वह झोपड़ी में रहती है। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया और एक रंगदार खूबसूरत सा कम कीमती जोड़ा निकाला और कहा कि यह लो। मुझसे कपड़े लेकर वह बेहद खुश हो गई और उसे अपनी चादर के ऊपर से ही ओढ़कर मुझसे कहने लगी, बहुत शुक्रिया बाबू, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। उसके सर पर सजा डार्क रंग का दुपट्टा देकर मैंने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो। वह वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। वह मेरे मुंह से तारीफ सुनकर बोली, बहुत शुक्रिया बाबू। उसने वह कपड़े तय करके थैली में डाले और लहराकर मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाते हुए दुकान से निकलकर अपने रास्ते को हो ली। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और उसके चेहरे पर खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक औरत कपड़े लेने आ गई, तो मैंने उस भिखारन को दिमाग से झटका और इस औरत को कपड़े दिखाने लगा। उसे कपड़े देकर पैसे लेकर मैं फ्री हुआ ही था कि कुछ और औरतें आ गई और कपड़े देखने लगी और फिर ग्राहकों की लाइन लग गई। अभी पहले ग्राहक जाता नहीं कि दूसरा भी आ जाता। सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। एक एक ग्राहक भी कम से कम 5 से 6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर यह देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आए और कितने गए। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों का रश लगा रहा और शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक गए
और मैं आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर और तकरीबन खाली दुकान को देखकर हैरान रह गया कि आज ऐसे कैसे हो गया। एक ही दिन में इतने कपड़े बिक गए और सारी दुकान खाली हो गई। मैं जमा हुए पैसों से कपड़ा खरीद लाया और वह सारे कपड़े दुकान में सजा दिए। बाकी के पैसे लेकर मैं हंसी खुशी घर गया और अपनी बीवी को भी जाकर बताया, जिस पर वह भी बेहद खुश हुई और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने हमारी रोजी में बरकत डाली। अगले दिन रोजाना के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। लेकिन इस दिन फिर से वह भिखारन सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही गंदा सा जोड़ा पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह वही गंदा जोड़ा पहन कर आ गई। लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का होता महसूस होता। उसने कल की तरह आज फिर कहा, ओ बाबू, मुझे कपड़े दे दो ना। वह इतने नरम और दिल मोह लेने वाले अंदाज में बोली थी कि मैं उसे मना कर ही नहीं पाया था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए, जिसे वह ओढ़ कर देखने लगी। आज नीले रंग के कपड़े थे और यह भी उस पर अच्छा लग रहा था। इस पर हर रंग ही जच जाता था। उसने पूछा, ओ बाबू साहब, अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती दुकान से बाहर निकल गई। मैं देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से ग्राहकों की आवन शुरू हो गई और मैं इनमें मसरूफ हो गया। एक के बाद एक ग्राहक को निपटाते मैं थक गया। तभी दोपहर के खाने का वक्त हो गया, मगर लगातार कोई न कोई ग्राहक आ रहा था। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। इस सोच ने मेरा इरादा मजबूत कर दिया। इस दिन मैंने सारे ग्राहकों को अकेले ही निपटाया था। इस दिन भी मेरी सोच से ज़्यादा आमदनी हुई थी, जिस पर मैं बेहद खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने को कहा, जिसकी मैंने मंथली सैलरी भी बता दी, जिस पर वह राजी हो गया। वह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी रोज के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वह भिखारन रोज आती और मुझसे मुफ्त में कपड़ा लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उसे वो नए सूट पहने नहीं देखे जो मैंने उसे दिए थे। उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा गंदा पुराना जोड़ा पहनकर आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि वह क्यों वो जोड़े नहीं पहनती जो मैं उसे देता हूँ, पुराने गंदे जोड़े क्यों पहनती है। मगर वह हंसकर टाल गई और फिर मुझसे नया जोड़ा लेकर चली गई। मैं भी उसे कभी इनकार नहीं कर पाया, लेकिन इस बारे में मैंने कभी अपने घर में जिक्र नहीं किया, ना ही उसे इस भिखारन के बारे में बताया, वरना वह मुझे लेक्चर देने लग जाती कि मुफ्त के कपड़े क्यों देते हो भिखारन को, और फिर मुझे उसे आगे कपड़े देने से मना कर देती। वह भिखारन रोज़ पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता कि सर खुजाने की फुर्सत ना मिलती। मेरी दुकान अब बहुत तरक्की कर रही थी और ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा था। अब तो मुझे ताज्जुब होने लगा था कि इसी भिखारन के जाते ही ग्राहकों का रश लग जाता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना ही मेरी दुकान पर इतना रश लगा होता था, बल्कि मैं हर वक्त खाली बैठा सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहाँ हर वक्त रश लगा रहता था, और मैं खुद अपनी दुकान पर फ्री बैठा रहता था। मैं इस भिखारन को रोज कपड़े तो दे देता था, लेकिन अब मुझे इस पर शक होने लगा, क्योंकि इसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है और फिर वह वाले कपड़े पहनती भी नहीं जो मैं देता हूँ, तो उन पैसों का करती क्या है। यही सोचकर मैंने इस मामले का पता लगाने का सोचा। वैसे भी शक अब मुझ पर हावी हो रहा था कि आखिर मालूम तो करूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। मेरे दिल में खुदबुद होने लगी थी, न जाने ऐसा क्या मामला था जो यह सब हो रहा था। मेरे दिल में इस मामले को हल करने का इरादा पक्का हो गया था। तभी मैंने अपने शक को ख़त्म करने के लिए इस सारे मामले को परखने का फैसला किया और एक प्लान को बनाया। रोज की तरह आज भी वह भिखारन मेरी दुकान पर आई और कहा, ओ बाबू, मुझे नया जोड़ा दे दो। मैंने सूट हाथ में पकड़ा और थैली में डालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम इन कपड़ों का क्या करती हो, फिर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली कि पहनती हूँ।
मैंने एक निगाह उसके गंदे जोड़े पर डाली और कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा। वह कहने लगी, बाबू, मैं अपनी शादी के कपड़ों में वह कपड़े रखती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद वह ठीक कह रही है। मैंने खामोशी से कपड़े उसके हवाले किए। वह कपड़े लेकर बाहर निकली और आगे बढ़ गई। मैंने भी अपने प्लान के हिसाब से उसका पीछा करने के लिए अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर अपनी ही दुकान से एक बुर्का पहन लिया। काम वाला लड़का मुझे बुर्का पहना देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि मैं यह पहनकर कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने उस भिखारन को देखा तो वो मुझे दूर जाती नजर आई। मैंने जल्दी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए। रास्ते में वह जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती, तो किसी से खाने की चीज़ें मांगती और किसी से ज़रूरत की चीज़ मांगती और फिर अपना थैला भरती आगे बढ़ती जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। उसे मुझ पर किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बुर्का पहन रखा था, जिससे हर कोई मुझे औरत ही समझ रहा था। अभी मैं कुछ दूर ही था उससे जब मैंने उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने रुककर उस बच्चे से थोड़ी बातें की और फिर उसके बाद आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई जहाँ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और उस भिखारन का रुख भी इन्हीं झोपड़ियों की तरफ था और एक झोपड़ी दूसरी झोपड़ी से मिली हुई थी और हर झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं इसका पीछा करता रहा और तब तक वह एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई तो उसने पर्दा हटाया तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। उनके साथ 9 उम्र की लड़की भी थी जो बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इस झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया। इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वह भिखारन बच्चा चोर थी। यकीनन उसी ने सारे बच्चों को अगवा किया होगा, उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो यह बच्चों के बदले उसके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर उनको अपने साथ मांगने के धंधे पर लगाएगी और पैसे कमाएगी, या फिर यह भी हो सकता था कि यह बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेचती हो। यह सारी सोचें और सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे और मुझे अब इस भिखारन से हमदर्दी करने पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि इसकी मासूम और हसीन शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने टाइम से मुफ्त में सूट देता रहा। मैं पेड़ के पीछे छुपा खुद को कोसे जा रहा था, जबकि नज़र सामने भिखारन पर जमी हुई थी जो इस 8 से 9 साल की लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रोए जा रहे थे, जिस वजह से भिखारन ने अपने ठेले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे तकरीबन 3 से 10 साल के थे। मैं अभी इसी को देख रहा था जब साथ वाली का पर्दा हटा और वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। पर्दे के हटने पर मैंने देखा तो वहाँ भी 8 से 10 बच्चे नजर आए। वो सब तकरीबन 9, 10 या 11 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वह औरत अब इस भिखारन के पास जाकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर वह भिखारन इस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। घबराहट के मारे में पसीना पसीना होने लगा। मुझे लग रहा था कि इसकी कोई गैंग है जिसके लिए ये ऐसा काम कर रही है और इसका कारोबार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। इन सब बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं वहाँ से वापसी को पलटा और दुकान पर वापस आ गया। बुर्का उतारा और गहरी सांस पर खुद को पुरसुकून करते हुए पानी पिया। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। मैंने काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने वो मासूम और रोते बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारन की कैद में थे। ना जाने वह उनके साथ क्या सुलूक करने वाली थी। यह सोच मुझे परेशान कर रही थी। मैंने घर आकर अपने बच्चों से भी कोई बात ना की, वरना पहले मैं आते ही पहले उनसे मिलता, बातें करता और कुछ देर उनके साथ खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी बीवी भी भाप गई थी। मुझे यूँ उदास देखकर मेरी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं,
लेकिन फिर उसके बार बार पूछने पर उसे सब कुछ बता दिया, इस बात के सिवाय कि मैं उसे रोज़ फ्री में नए कपड़े देता हूँ। अगर यह बात बता देता तो वह मुझे कम अकल समझकर समझाने लग जाती कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई कि यह मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था। उसने कहा कि इन सब का हल सिर्फ यह है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वह खुद इन बच्चों को उस भिखारन से छुड़वाकर इन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि वह ठीक ही तो कह रही थी। यह बात एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो इस भिखारन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर थे। एक अकेला मैं तो इस भिखारन से निपट नहीं सकता था और फिर इसकी पूरी फौज को पकड़वाना बहुत मुश्किल का काम था और पुलिस ही इन सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी बीवी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन फिर वो भिखारन सूट लेने आई तो मैं बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैं उसके पास पहुंचा। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ शुरू से लेकर आखिरी तक सब बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह खुद इस सारे मामले को हैंडल कर लेगा। उन्हें बस उस जगह की लोकेशन बता दूं या फिर साथ चलूं। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से होता देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर बात करके वहां से निकल आया। रोजाना के मुताबिक अपना काम निपटाया तो शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया कि वह इसी वक्त वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों को रिहा करवा के उनके माँ बाप तक पहुँचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वह भिखारन बच्चों को आगे कहीं भेज दे। जितनी जल्दी वह पकड़ी जाएगी उतनी जल्दी उसकी पूरी गैंग का पता लगाया जाएगा। मैं इसी वक्त थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। वह आगे तैयार खड़ा था। 15 पुलिस की टीम वैन में तैयार बैठे थे। फिर मेरे आते ही वह सब उस भिखारन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वह मुझसे मेरे बारे में पूछता रहा, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं भी बिना कुछ छुपाए उससे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। इस बीच वो मुझे इस दुनिया में हो रहे गुनाहों के बारे में मुझे बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना और नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। बातों बातों में हम इस वीराने के करीब पहुंच गए थे। उसने गाड़ियाँ पीछे ही रुकवा दी और सबको समझाते हुए इन झोपड़ियों को सब तरफ से घेर लेने को कहा। सारे हवलदार सब तरफ से झोपड़ियों को घेर कर खड़े हो गए। मैं अंदर ही बैठा हुआ था क्योंकि इंस्पेक्टर ने मुझे अंदर ही बैठने को कहा था कि बाहर हमला हो सकता है, ये इस भिखारन के साथ कोई हमला ना कर दे। ऐसे मामलात में जान हानि भी हो सकती थी। इसीलिए मैं गाड़ी में बैठा पुलिस की कार्रवाई देख रहा था। झोपड़ियों को सभी तरफ से घेर लिया गया था और अब वह इंस्पेक्टर उस भिखारन को बाहर आने का कह रहा था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर वह भिखारन, बूढ़ी औरत और वह कम उम्र लड़की तीनों बाहर आ गए। वह तीनों झोपड़ियों से बाहर आई तो बहुत हैरान हुई। इंस्पेक्टर उन तीनों को पुलिस के हवाले करने को कह रही थी, जिस पर वह कुछ बड़बड़ाई थी और कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा था और वो भिखारन हाथ जोड़े इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, मगर इंस्पेक्टर नाम में सर हिलाकर उसे इनकार कर रहा था। सारे बच्चे भी बाहर आकर अब यह सब देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने हवलदारों से कहा कि इनको गिरफ्तार कर ले, तो हवलदार उन तीनों को गिरफ्तार करने लगी। वो तीनों रोती हुई कुछ कह रही थी, मगर हवलदार इनकी बात सुने बिना इनको हथकड़ियाँ लगाकर पुलिस वैन में बिठाने लगी। कुछ हवलदारों ने उनकी झोपड़ियों की तलाशी ली, मगर कुछ भी खास नहीं मिला और किसी तरफ से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद इसके साथी कहीं छुपकर बैठे थे या फिर यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन इनको जल्दी ही गाड़ियों में बिठा लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ हमारी वापसी हुई। मैंने इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वह बच्चों को उनके घरों में वापस पहुंचा देंगे। इस केस की अलग से फाइल तैयार कर ली गई और इन तीनों भिखारनों को जेल में बंद कर दिया गया। मैं वापस अपने घर आ गया।
मैंने अच्छा काम किया था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी बीवी को बताया, जिसे सुनकर वह भी खुश हो गई कि सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे भी यकीन था कि अब इन बेसहारा बच्चों को इनका घर, उनके माँ बाप वापस मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। रोजाना की तरह वो भिखारन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वह तो जेल में थी। मैं दुकान में बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैंने सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से ज़्यादा रश लगा हुआ था। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और एक आधा सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान सा हुआ, क्योंकि एक बार फिर वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक न आता और ना ही कोई कमाई होती। इस वजह से मैं परेशान हो गया था कि अगर ऐसा ही रहा तो खाऊंगा कहाँ से, और जो लड़का रखा था काम पर उसको तनख्वाह कहाँ से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया था। जिस दिन वह भिखारन आती थी उस दिन आमदनी 3 गुना ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जब वह नहीं आ रही थी तो मेरा काम मंदा हो गया था। मुझे लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लगी है, लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे देती। उसको नहीं पता था कि उसका पर्दाफाश मैंने किया था। मैं परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वह भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन मुंह लटकाकर खामोश बैठा ग्राहकों के आने का इंतजार करता रहता, लेकिन कोई भी ग्राहक न आता था। मैंने अपनी बीवी को अपनी परेशानी का बताया तो वह भी परेशान हो गई, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था, और ना ही हम जबरदस्ती ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाकर कपड़े खरीदने पर मजबूर कर सकते थे। एक दिन यूं ही मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके इस भिखारन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं। उसका यही कहना है कि वह सारे बच्चे इसके अपने हैं, इसके साथ इसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, कि वह सभी बच्चे इनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए, और ना ही वह बच्चों को मांगने पर मजबूर करती है, ना वो बच्चों को बेचती है, और ना ही उनका ताल्लुक किसी किस्म की गैंग से है। इस सब के अलावा अदालत ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, और ना ही इनकी झोपड़ी से कुछ ऐसा मिला है जिससे यह साबित हो सके कि वह किसी बच्चा चोर गैंग के साथ मिली हुई है। मैं यह सब बातें सुनकर हैरान ही रह गया। मैंने पूछा कि इन बच्चों का क्या? इनके माँ बाप भी तो अदालत में गवाही दे सकते हैं कि ये उनके बच्चे हैं जिनको इन भिखारनों ने उठा लिया था। इंस्पेक्टर कहने लगा, इन बच्चों में से किसी के माँ बाप का पता नहीं चल सका। अखबार में भी इश्तेहार दिए, लेकिन अब तक कोई भी इनको लेने नहीं आया, और वह बच्चे भी बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि इनकी माँ कौन है। इंस्पेक्टर ने बताया कि इनकी माँ वही भिखारन है जिसके खिलाफ आपने कहा था। वो इस भिखारन को अपनी माँ कहते हैं, बूढ़ी औरत को नानी। इंस्पेक्टर और भी कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही दंग रह गया था। यह सब हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी सारी बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। इस सब में कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से ओझल हो रहा था। यकीनन कोई ऐसी बात थी जो छुपी हुई थी। अब तो मेरे दिल ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के माँ बाप को इश्तेहार देकर फ़ौरन राब्ता करना चाहिए था, मगर अब तक कोई भी एक भी बच्चे को लेने नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर मैंने दुकान को काम पर रखे लड़के के हवाले किया और खुद थाने चला गया। आधे घंटे में मैं थाने पहुंच गया था और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद भी इस मामले को लेकर उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वह सीधा होकर बैठा, तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, वह सिर्फ अपनी माँ और नानी के पास जाना चाहते हैं। मैंने बड़े बच्चों से पूछताछ की है, उसने बताया है कि इसकी माँ ने उसे कभी मारा नहीं, ना ही इसके अलावा किसी और बच्चे को मारा है। वह सब अपनी नानी, अम्मा, खाला के साथ रहते हैं, और यही नहीं, जब से होश संभाला है तब से इन्हीं तीनों को अपने इर्द गिर्द संभालते देखा है। यह भी पता चला है कि यह बच्चे शुरू से उनके पास है। कभी कभार माँ किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वह भी उनके साथ ही रहता है और कभी कहीं नहीं जाता।
इनकी माँ इनके खाने पीने, रहने का और कपड़ों जूतों का इंतजाम खुद करती है और इन सब से बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी उनसे मिलने नहीं आया और सारे बच्चों में से कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, ना ही उसकी माँ किसी बच्चे को कहीं छोड़कर आई है। इंस्पेक्टर चुप हुआ तो मैं सब कुछ सुनकर उलट सा रह गया। मैंने पूछा, इन सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने कहा कि जैसा आपने बताया था मुझे वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। अभी मैं उन औरतों से पूछने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ इन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थी। इन तीनों की हालतें बहुत बुरी लग रही थी, जिसका मतलब था कि लेडीज पुलिस ने इनसे सब कुछ उगलवाने को इन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वह भिखारन मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, ओ बाबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे पता था मेरा खुदा कोई ना कोई मसीहा जरूर भेज देगा हमें बचाने के लिए, और देखो तुम आ गए। उसकी मुझ पर यकीनी आंखें देखकर मैं शर्मिंदा हो गया कि जिसे वह मसीहा समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से मुझे देखा। मैंने उस भिखारन से पूछा कि वह इतने सारे बच्चे किसके हैं जो तुम्हारे पास है? उसने कहा कि वह सारे बच्चे मेरे हैं। मैंने उसे सख्ती से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा कि सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने पाला है उन्हें, वह मेरे ही बच्चे हैं। मैंने और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे को देखा। वो भिखारन कह रही थी कि छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में रहते थे और मांग तांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने यह पेशा अपना लिया, क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से भी डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे सड़कों पर रोते नजर आते, जिनके सर पर ना बाप का साया होता ना माँ का। यह सारे बच्चे सड़कों के किनारे पर सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे इतने छोटे होते कि इनको पता भी नहीं होता था कि वह क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं जब भी ऐसे किसी बच्चे को देखकर जिसका ना बाप होता ना माँ होती, मैं उसे अपने साथ ले जाती और उसकी देखभाल करती। कई बच्चे तो मुझे कूड़े के ढेर पर मिलते, जो लोगों के गैर ताल्लुक का नतीजा होता, जिनकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती, जिनका कोई कसूर भी ना होता। ऐसे करते करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को फेंकते तो यह भी नहीं सोचते कि यह कितना बड़ा गुनाह है। आप किसी से भी पूछ लो साहब, ये सारे बच्चे मैंने, माँ और बहन ने पाले हैं। इस भिखारन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होकर रह गया कि मैंने कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली और इस भिखारन की माँ, बहन और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन अपने तौर पर नज़र रखवाई। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा भिखारन ने कहा था। तब इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान इसलिए बनवा दिया जिसमें वह सारे बच्चे के साथ रहने लगे थे। वह मुझे और इंस्पेक्टर को दुआएं देती। मैं भी उसके बच्चों के लिए और उसके लिए कपड़े भेजता रहता था, जिसकी वजह से मेरी दुकान में फिर से ग्राहक आने लगे। उस इंस्पेक्टर के भी प्रमोशन हो गई थी और मुझे अब समझ आया था कि यह गरीबों को दिए गए कपड़ों का सिला ही था, जो मुझे कई गुना मुनाफे की सूरत में मिला था। इसकी दुआओं की वजह से ही मेरी दुकान में बरकत होती थी और मुझे आम दिनों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मुनाफा होता था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, जिसने वक्त रहते सारी हकीकत हमारे सामने खोल दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इजहार ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।